नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले पार्ट में कारक सूत्र, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, समास, इनकी शॉर्टकट की को किस प्रकार से हम परीक्षा के समय कम समय में प्रत्यय को, उपसर्ग को, अव्यय को एवं कारक सूत्रों के माध्यम से वाक्य शुद्धि को कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की हमने पिछले भाग में देखी थी। इस भाग में हम संधि, वाक्य प्रयोग, शब्द रूप, धातु रूप, इनकी पहचान किस प्रकार से हम शॉर्टकट रूप से कर सकते हैं, फिर प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमने क्या करना चाहिए और प्रश्नों के निर्माण में हम किस प्रकार से शॉर्टकट रूप से प्रश्नों के निर्माण कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो और विस्तृत क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम संस्कृत ज्ञानम है, इस पर उपलब्ध हैं। किसी विद्यार्थी को, किसी बालक को इस क्लास को समझने में संशय होता हो तो उस टॉपिक के से संबंधित उस क्लास को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। यह कक्षा 10th के दृष्टिकोण से बनाई गई वीडियो है और इसमें शॉर्टकट की के माध्यम से यह समझाया गया है कि किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों का जवाब परीक्षा में लिखकर आ सकते हैं यदि हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो। तो आइए हम इसके संबंधित में आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले डाल रखा है। यदि कोई इसके संबंध में देखना चाहे तो इसी प्लेटफॉर्म पर देख सकता है। तो सबसे पहले संधि आपके कोर्स के अनुसार स्वर संधि आपके सिलेबस में नहीं है और व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो सीधे ही हम व्यंजन संधि पर चलते हैं कि किस प्रकार से हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे। सरल संधियों से अपन कठिन संधियों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कहीं पर रामम प्लस वदति ऐसा लिखा हुआ, वादयति लिखा हुआ है मान लीजिए, या पाठयति, रामम पाठयति, तो ये संधि कहलाती है मौन अनुस्वार। यह संधि आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी काम आएगी और बिल्कुल सरल से सरलतम ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी व्याकरणात्मक टिप्पणी को आराम से कर सकते हैं और इस संधि को भी समझ सकते हैं। जब वास्तविकता में शब्द था रामम द्वितीय विभक्ति प्लस पाठयति, राम को पढ़ाता है, इसका अर्थ बनता है। तो जब ऐसा होता है कि म हलंत के पश्चात कोई व्यंजन आता है, उस म को अनुस्वार हो जाता है, इसी को अनुस्वार संधि कहते हैं। ठीक है, म हलंत के पश्चात व्यंजन वर्ण आने पर म हलंत को अनुस्वार यानी कि बिंदी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपकी परीक्षा में या फिर किसी श्लोक का अर्थ, हाँ आपको ये बता दूं कि इसके तीसरे पार्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि व्याख्या कैसे करते हैं। सबसे पहले श्लोक का अर्थ के पश्चात व्याख्या के बाद में विशेष के बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी। हम परीक्षा में श्लोक के अर्थ तो करके आते हैं, श्लोक का अर्थ कोई भी कर सकता है, व्याख्या कोई भी कर सकता है, लेकिन हम कुछ विशेषता अगर उसमें देख के आएंगे तभी हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए हमें परीक्षक के सामने कुछ एक्स्ट्रा प्रस्तुत करना पड़ता है। तो वो मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल इस पे आ जाते हैं। यदि अनुस्वार के बाद में, यदि म के बाद में कोई व्यंजन हो तो उसको अनुस्वार हो जाता है और उसी को मौनुस्वार संधि कहते हैं। इसी के पश्चात इसका जस्ट उल्टा होता है कि यदि अनुस्वार के पश्चात स्वर हो तो उस अनुस्वार का लोप हो जाकर वो म पूरा हो जाता है। जैसे
रामम आगच्छति लिखा हुआ मान लो, तो यहाँ पर म के पश्चात स्वर है, तो राम मा गच्छति ऐसा हो जाएगा, राम मा गच्छति। इसको बोलते हैं अनुस्वार लोप, अनुस्वार लोप। तो कौन सी संधि हुई? अनुस्वार लोप। क्यों? क्योंकि म के पश्चात, म हलंत के बाद पश्चात स्वर आ गया, स्वर आने से उस अनुस्वार का लोप होकर म पूरा हो गया और उस स्वर में लिखा गया म। हमेशा हम देखते हैं कि म हलंत है, इसका मतलब आधा है उसके पीछे, और स्वर हमेशा किसी भी व्यंजन के पीछे जुड़ता है। आ की मात्रा है, जब इस म में जुड़ गई तो माँ बन गया है। तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है कि म हलंत हो, उसके पश्चात अगर स्वर आ जाए तो उसको अनुस्वार लोप संधि कहते हैं, और यदि म हलंत के पश्चात व्यंजन आ जाए तो उसको मो अनुस्वार कहते हैं। तो ये किसी भी व्याकरण टिप्पणी में लिखा जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? यदि म यानी कि म हलंत के पश्चात व्यंजन वर्ण आता है तो उस म को अनुस्वार यानी कि बिंदी के रूप में लिखा जाता है, उसको कहते हैं अनुस्वार लोप संधि, मो अनुस्वार संधि। और यदि म हलंत के पश्चात स्वर वर्ण आ जाता है तो वह म उस स्वर में मिल जाता है और अनुस्वार लोप हो जाता है, उसको बोलते हैं अनुस्वार लोप संधि। तो इस प्रकार से एक में तो अनुस्वार आ रहा है और एक में अनुस्वार नहीं आ रहा है, तो दोनों ही परिस्थिति में दोनों संधियां बनती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जहां पर भी आपको ये पता चले कि अंक 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 शंक शंका, इस प्रकार के कोई भी शब्द आपको दिखते हैं तो आपको वहां पर परस्वर्ण संधि करनी है, जैसे शांत शांत, इस प्रकार से। तो अंक शंक शंका शांत, इस प्रकार का कोई भी शब्द आ जाते हैं तो हमको क्या लिख कर आना है? अनुस्वार से परस्वर्ण सूत्र से परस्वर्ण संधि। इस संधि को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर पूरे संधि के चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। यहाँ पर मैं केवल आपको शॉर्टकट रूप से किस प्रकार से कम समय में, यदि आपने पढ़ाई नहीं करी है या फिर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइप के शब्द आते हैं तो ये ऐसी संधि होगी। तो जैसे अंक शंक भंक शंका लंका, इस प्रकार के कोई भी शब्द आते हैं तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? परस्वर्ण, परस्वर्ण, इसका सूत्र होता है अनुस्वार से ही परस्वर्ण। ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक तोरली करके संधि होती है, तोरली। इस संधि में क्या होता है कि पदांत त के पश्चात ल आ जाता है तो त को भी ल हो जाता है। जैसे इसमें शब्द होते हैं तल्लय तल्लयः, इस प्रकार के इसमें शब्द बनते हैं उल्लेखः। तो यहाँ पे पदांत तत् धन लय था तो तल्लय बन गया, उत धन लेख था तो उल्लेख बन गया। इसी प्रकार से तल्लीनः, तत् प्लस लीनः तल्लीनः बन गया था। तो जहां पर तोड़ली संधि क्या होती है, जहां पर आपको तो ये देखना है डबल ल जहां पे दिखता है वहां पर आपको तोड़ली संधि करके आनी है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है कि जहां पर भी शब्द में डबल ल दिखता है और आपको कोई संधि पूछी तो आपको वहां पे तोड़ली संधि करके आनी है। इसके लिए क्या करना है, जहां पे अंग और क दिखता है अधिकतर तो वहां पर आपको परस्वर्ण संधि करके आनी है। हालांकि इसकी परिभाषाएं बिल्कुल अलग है, इसकी परिभाषाओं के अनुसार इसके कुछ नियम होते हैं और नियमों के अनुसार हम उस संधि को पढ़ते हैं तो वो परफेक्ट संधि कहलाती है कि परफेक्ट पढ़ना कहलाता है। लेकिन परीक्षा में कम समय में हमको कुछ सीखना हो और शॉर्टकट रूप से किसी आंसर को अच्छे ढंग से करके आना हो तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि अंक शंक शंका पंक,
दन कह। इस प्रकार से अंग और क का मिश्रण अधिकतर जहां पर मिलता है वहां पर परस्वर्ण संधि होती है। यहाँ पे शाम धन त शांत बनता है वैसे, तो इस प्रकार के शब्द भी बनते हैं, इसीलिए एक शब्द ये भी लिख रखा है मैंने। उसके पश्चात आता है अनुनासिक संधि। अनुनासिक, इसका सूत्र होता है यरोनासिक अनुनासिक वा, लेकिन आपको उसको इतनी गहराई में जाना नहीं, हो सकता है आपको ये पूछेगा नहीं, आपको तो सीधा पूछेगा कौन सी संधि है या इसका विग्रह क्या है। तो उसके जैसे मान लो इसका विग्रह पूछा, तो यहाँ पर अनुस्वार से परस्वर्ण संधि लगी है, तो अमदन कह शमदन कह शमदन का, इस प्रकार से बनता है इसका। फिर ततदन लय उत्तदन लेख तततन लिय लिय लीन। फिर अनुनासिक संधि जो है, अनुनासिक दन में संधि में दिन्ना दिक दन नागह दिग्नागह। उसके पश्चात में सद धनमति सद धनमति सन्मति बन जाएगा। इसी प्रकार से फिर आता है तत धन मात्रम तन्मात्रम। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, यरोनासिक अनुनासिक हुआ। अंत में यहां पर देखिए विग्रह में, अगर विग्रह आ जाएगा तो आपको यहां पर क्या देखना है, इस सेकेंड वर्ड में देखना है। सेकेंड वर्ड जो होगा यहां पर वर्गों का पांचवा अक्षर होगा। वर्गों के पांचवा अक्षर कौन से होते हैं, इय म अंग न। इय म अंग न। इन पांचों में से कोई भी इस जगह सेकेंड वर्ड में अगर हो तो वहां पर यरोनासिक अनुनासिक वा संधि होती है, अनुनासिक संधि बोलते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, उस परिस्थिति में यह होगा कि ये जो वर्ण है इसको अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, इनकी जैसे क का पांचवा अक्षर कौन सा, क ख बड़ा ग अंग, ये अंग होगा, दिंग नाग हो जाएगा ये। फिर द कौन सा है, किस वर्ग का अक्षर है, त वर्ग का, त थ द ध न, तो यहां पर इसको न हो जाएगा, पांचवा अक्षर सन्मति हो जाएगा। फिर जैसे तत धन मात्रा में है तो त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, न पुनः, तो तन मात्रम हो जाएगा, तन मात्रम। इस प्रकार से और भी, जैसे षट धन मुखम है, मान लो षट धन मुखम, तो ये ट वर्ग का अक्षर है, तो ट ठ ड ढ ण, तो क्षण मुखम हो जाएगा, क्षण मुखम। तो अपने को शॉर्टकट रूप से क्या देखना है, शॉर्टकट रूप से ये देखना है कि सेकंड जो वर्ण है, मान लो आपको विग्रह करके दे दिया और बोला कि इसका संधि युक्त पद कौन सा होगा, इसमें संधि कौन सी होगी, ये नहीं पूछा। मान लो संधि पूछ ली तो आप बता दो क्या अनुनासिक संधि। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया कि इसका संयुक्त रूप क्या बनेगा, तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर पांचवा अक्षर आपको दिखे तो आगे वाले अक्षर को भी पांचवा अक्षर हो जाएगा, इसी को अनुनासिक संधि बोलते हैं। ठीक है, दिक धन नागे तो दिग्नाग, सद धन मति तो सन्मति है, तत् धन मात्रम है तो तन्मात्रम है, षट धन मुखम है तो क्षण मुखम है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो आशा है तीनों संधि अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आती है जशत्व। जशत्व जिसको बोलते हैं जलाम जशो अंते और जलाम जस जशी, दो प्रकार की इसमें संध्या होती है, दोनों को ही जशत्व कहते हैं। जशत्व, इसमें दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है जलाम जशो अंते, ठीक है। इसमें तीसरा वर्ण होगा किसी भी शब्द को, जैसे दिगंबर, दिगंबरः, जैसे अजंता, ठीक है, जैसे षडाननः, षडाननः, जैसे षडेव, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां पर क्या हुआ, दिक
धन अंबरः। तो यहाँ पर वैसे तो इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा इसके संबंध में। जलों को जश हो जाता है, जलों को यानी कि वर्गों के 1 2 3 4 श स स को, उसके पश्चात भिन्न कोई सा भी स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो इसको अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। ठीक, तृतीय अक्षर हो जाता है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि अगर अपने को जशत्व संधि है कि नहीं, इसकी पहचान करनी है, तो अपने को देखना है कि वर्ड के सेंटर में तृतीय अक्षर हुए तो वहां से उसके टुकड़े करने हैं, विग्रह करना है, तो आपको संधि भी मिल जाएगी और आप आराम से उसके टुकड़े भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिगंबर है, तो हमेशा स्वर तो पूरा ही होता है और व्यंजन आधा होता है, तो इसको प्रथम वर्ण कर दिया, दिक कर दिया, और ये अंबर का अंबर कर दिया, दिक धन अंबर दिगंबर। मान लो ऐसा आ गया अच्छ धन अंत, ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये पूर्व वर्ण है, इसका अपने वर्ग का तृतीय अक्षर करना है। तो इसका तृतीय अक्षर कौन सा है, च वर्ग का, च छ ज, ये ज। और इसमें एक और पहचान बता देता हूं आपको कि ये अक्षर मिलेंगे। ठीक है, त थ द, च छ ज, प फ ब, ट ठ ड, क ख ग। इन पांचों में से कोई भी अक्षर उस संयुक्त वर्ण में होता है तो आपको जलाम जशो अंत्य यानी कि जशत्व संधि माननी है। इसी प्रकार से अगर उसका विग्रह करके भी रूप आया और आपको संयुक्त पद बनाना है तो आपको परिवर्तन इन वर्णों को लाना उन वर्णों की बजाय। जैसे मान लो त वर्ग का कोई भी अक्षर आ गया तो उसकी बजाय द करना है, च वर्ग का कोई भी अक्षर आ गया तो उसकी बजाय ज करना है, प वर्ग का कोई भी अक्षर आ गया तो उसकी बजाय ब करना है, ट वर्ग का कोई भी अक्षर आ गया तो उसकी बजाय ड करना है, और क वर्ग का कोई भी अक्षर आ गया तो उसकी बजाय ग करना है। अब ये वर्ग क्या है, वर्ग क ख ग बड़ा गंग, ट ठ ड बड़ा ड, ट ठ ड बड़ा ड, इ च छ ज बड़ा ज, इ ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से पांचों वर्ग हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आ जाता है तो उसको तृतीय वर्ण ही होगा। जैसे अच धन अंत अजंत, षट धन आनन षटानन षडानन, षट धन एव षडेव, षट धन एव षडेव, षट धन आनन षट धन आनन षडानन, अच धन अंत अजंत। इस प्रकार से हमको इसको समझना है। अब एक दूसरी संधि आती है, उसको भी जशत्व संधि ही कहते हैं, वो इससे भी आसान है, उसको कहते हैं जलाम जश जशी। ये भी जशत्व संधि ही है। इसमें आपको ये देखना है कभी भी आपको बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, दग्ध, इस प्रकार के शब्द अगर आपको दिखते हैं तो आप आंख मीचकर वहां पर जशत्व संधि लिख सकते हैं। जलाम जस जैसे इसका सूत्र है, ये भी जशत्व संधि ही है। ये इसका और इसका थोड़ा सा विभाग है। इसमें जलों को, ये जो जलाम जशो अंत है उसमें होता है जलों को जश हो जाता है बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर, जलों को यानी कि वर्गों के 1 2 3 4 श स को। और इसमें क्या होता है, जलों को जश हो जाता है बाद में 3 और 4 आने पर, यानी कि जलों को बुध धन दी था, बुध धन दीह, बुद्धि। तो यहाँ पर जल प्रत्याहार का वर्ण आया, वर्गों के 1 2 3 4 स स में से एक, उसके पश्चात वर्गों का तीसरा या चौथा अक्षर आया तो परिवर्तन क्या हुआ, इसको तीसरा हो जाएगा, जश वही होगा, तीसरा ही होगा द। तो ये क्या रूप क्या बना, बुद्धि। इसी प्रकार से शुद्धि, इसी प्रकार से वृद्धि, इसी प्रकार से दग्ध, शब्द, इस प्रकार के शब्द इससे बनते हैं। तो
आपको शॉर्टकट रूप में क्या देखना है, जैसे दिगंबर, अजंत, षडेव, षडानन, इस प्रकार के कोई शब्द हैं तो आपको जलाम जशोंते संधि लिखनी है। और इसी प्रकार से यदि बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, दग्ध, इस प्रकार के कोई शब्द सीधे मिल जाते हैं तो आपको निसंकोच होकर उसको जसत्व संधि यानी कि जलाम जस जैसी संधि लिखना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है श्चुत्व। श्चुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तो श्चुनाश्चु। इसमें क्या होता है कि कहीं पर भी स की बजाय ऐसा स बन जाता हो, यानी कि स हलंत ऐसा स बन जाता हो, या त वर्ग, त वर्ग में क्या आता है त, थ, द, ध, न के बजाय च वर्ग, च, छ, ज, बड़ा ज, इया, इनमें से कोई भी बदलाव होता हो, इसको ये हो जाता हो, इसको ये हो जाता हो, तो उस परिस्थिति में चाहे ये आ जाए तो भी ये होगा, ये आ जाए तब भी ये ऐसा हो सकता है, ऐसा बदलाव हो सकता है। तो टोटल मिला के इसकी बजाय ये, या इसकी बजाय ये, इसकी बजाय ये, या इसकी बजाय ये अगर हो जाता हो तो उस परिस्थिति में स्तोनाश्चु संधि होती है। जैसे सत धन चरित्र, यहाँ पे क्या है त आया, ये देखो त वर्ग का अक्षर, तो त आया प्रथम वर्ण है, इसको च हो जाएगा, सच्चरित्र डबल च हो जाएगा, क्यों वो तो आया उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा, ये तो रहेगा। इस त की बजाय भी एक और च आ जाएगा, सच्चरित्र। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे सद धन जना ऐसा लिख रखा है, तो ये द क्या है, त था द, त वर्ग का अक्षर है, ये द तीसरे नंबर का है तो अपने को तीसरे नंबर का कर देना है, सज्जना, सज्जना। ठीक है, ये स्तोनाश्चु संधि। जैसे कश्चित, कस धन चित मान लो लिखा, तो कश्चित, इस स को ऐसा स हो गया, आपको इतना ही ध्यान देना है। तो आपको पहचानना क्या है, अब पहचान की बारी भी, जहां पर भी आपको ऐसा स देख लो आधा, या फिर च वर्ग का कोई भी अक्षर देख लो, डबल च हो, डबल ज हो, इस प्रकार से भी कुछ दिख जाए तो आपको श्चुत्व संधि करके आना है, स्तोनाश्चु संधि करके आना है। तो आपने क्या सीखा कि जहां पर त के पश्चात सीधा च हो जाता है, त को किसी भी कारण से, अगर विग्रह दे रखा है, त वर्ग दे रखा है, पीछे च वर्ग दे रखा है, आपको इसको त को च वर्ग बदलना है। अगर एक नंबर अक्षर है, त है तो उसके बजाय च कर देना है, थ है तो छ कर देना है, द है तो ज कर देना है, बड़ा ग है तो ज हो सकता है, न है तो ये हो सकता है। लेकिन अक्सर आपको त का च ही मिलेगा, ज्यादा आपको लोड लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त के बजाय च ही मिलता है और ज्यादा से ज्यादा द आ जाता है, द के बजाय च आ जाता है। इतना कोई विशेष दूसरे अक्षर पूछे नहीं जाते हैं। स की बजाय श के उदाहरण अक्सर मिलते हैं हमको। ठीक है, जैसे रामस्धन चरित्र, रामश्चरित्र, रामश्चलति, ठीक है, सच्चरित्र, सज्जन, इस प्रकार के इसमें श्चुत्व संधि के उदाहरण मिलते हैं। अब मैं आपको श्चुत्व संधि के साथ में ष्टुत्व संधि दोनों ही साथ में लिख के बताता हूँ। जैसे श्चुत्व संधि लिख रखा है, श्चुत्व में क्या होता है, स या त वर्ग, त वर्ग भी आपको मैंने बताया था, त, थ, द, ध, न, ये मैंने आपको बताया। इसके पश्चात श या च वर्ग, च वर्ग में वही च, छ, ज, बड़ा ज, इया हो, तो क्या हो जाता है, च वर्ग को त वर्ग हो जाता है, ये अपन ने देखा। और ष्टुत्व संधि में क्या होगा, ष्टुत्व संधि में वही स या त वर्ग हो, ये त वर्ग हो, और उसके पश्चात यदि श या ट वर्ग हो, ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आते हैं। यहां पर अगर च वर्ग हो और स हो और त वर्ग के बजाय स या च वर्ग हो जाए तो उसको ष्टुत्व संधि बोलते हैं।
लेकिन स या त वर्ग के पश्चात ही श या ट वर्ग आ जाए तो उसको ष्टुत्व संधि बोलते हैं। जैसे तत धन टीका बराबर तट्टिका। इसी प्रकार से रामस्व धन षष्ठः बराबर रामषष्ठः। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके रूप बनते हैं। तो ष्टुत्व संधि में क्या हो रहा है? ष्टुत्व संधि में वही त के पश्चात में ट वर्ग आ रहा है, तो इस त को भी ट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर स के बाद में श आ रहा है, तो इस स को भी श बन रहा है। तो इसकी पहचान क्या हुई? या तो डबल श मिल जाए, डबल ट मिल जाए, या फिर ट वर्ग का कोई भी अक्षर हो, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई वो ष्टुत्व संधि है। जैसे ईश धन त, चाहे आगे आए, हाँ एक बात और, ये चाहे विग्रह आगे मान लो और त वर्ग पीछे आ गया तो भी उस त वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। त वर्ग आगे आ जाए तो भी परिवर्तन होगा, त वर्ग पीछे भी आ जाए तो भी परिवर्तन होगा, दोनों ही संधियों में। चाहे इस संधि में भी होगा, इसमें भी। जैसे इष्ट धन त है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इष्ट, क्योंकि श आ गया और त वर्ग आ गया, तब भी त वर्ग को ट वर्ग हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ट वर्ग का कोई अक्षर है, हो सकता है कि यहाँ पर श आ जाए तो भी त वर्ग आने पर ट हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि स के पश्चात में ये श के पश्चात में मान लो त वर्ग आ गया तो भी उस त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमको समझना है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, विष धनन्नु, विष धनन्नु, तो श के पश्चात त वर्ग का अक्षर आया, पांचवा अक्षर है तो अपने को पांचवा कर देना है। पांचवा अक्षर क्या होगा? न है, तर्ण हो गया तो विष्णु, विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि जिस नंबर का अक्षर आता है उसी नंबर का परिवर्तन अपन करेंगे। ये तो हुआ स्तोस्त्रनाश्व संधि अपन ने देखी, यानी ष्टुत्व संधि देखी, ष्टुत्व संधि देखी, दोनों ही संधियां देखी है और इसकी अपने शॉर्टकट की बताइए। अगर आपको इसके संबंध में विस्तृत रूप से और भी, अगर आप अंतिम समय में भी विस्तृत रूप से किसी विषय को, किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर आप उस वीडियो को देख पाएंगे और मैंने वो सभी क्लासें आपके लिए डाल रखी है। ठीक है, फिर आती है विसर्ग संधि के तरफ हम बढ़ते हैं। क्यों? हाँ, खरीच संधि रह गई। जैसे खरीच में क्या होता है कि प्रथम वर्ण हो जाएगा हर जगह। प्रथम वर्ण कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो खरीच में दे रखा है तत्परः, तो इसका विग्रह क्या था? तद धन परः, द आया था, तो इसको प्रथम वर्ण हो गया तत्परः। इसी प्रकार से सत्कारः, सत्कारः, इसको खरीच संधि बोलते हैं। खरीच, इस संधि का नाम है चर्त्व, चर्त्व संधि है। खरीच इसका सूत्र है। जैसे सत्कार, जैसे तत्पर, जैसे दिक्पाल, दिक्पाल। यहाँ पे वर्ड के सेंटर में, यानी कि शब्द के बीच में आपको यदि पहला अक्षर मिलता है तो उस परिस्थिति में आपको ये जानना है कि वह चर्त्व संधि है, यानी कि खरीच संधि है। क्योंकि खरीच संधि को भी मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर। क्योंकि यहाँ पर उस परिभाषा को मैं समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि जहाँ पर वर्ड के सेंटर में आपको प्रथम वर्ण दिखाई दे, उस परिस्थिति में अपने को चर्त्व संधि पर विचार करना चाहिए। जैसे सत्कार सदधनकार था, जैसे दिक्पाल दिग्धनपाल था, जैसे तदधन पर तत्पर, इस प्रकार से शब्द इसके बनते हैं। फिर हम बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्जनीय स,
विसर्जनीय यस्य स, ये विसर्ग संधि का एक सूत्र है। जैसे हरिः धन त्रायते, हरिस्त्रायते, हरिस्त्रायते। जहां पर विसर्ग को स्लेट वाला स बन जाता है वहां पर विसर्जनीय स संधि होती है। विसर्ग संधि के अनुसार वो सूत्र है। फिर जैसे बालश्चलति, तो यहां पर विसर्ग को पहले हुआ है स, हुआ क्या है, बालः धन चलती था, तो सबसे पहले विसर्ग को स हुआ, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ कि च वर्ग आ गया स के पश्चात, तो इस वजह से इस स को ये श बना, इसीलिए बालस चलती ऐसा लिखा गया। तो बालस चलती, उसके पश्चात में कश्चित, कश्चित, उसके पश्चात में यहाँ पे रामस तिष्ठति, रामस तिष्ठति, रामः धन तिष्ठति था, विसर्ग को स हो गया। आपको देखना है सेंटर में जहां पर स हो, स स्लेट वाला होगा, वहां पर विसर्ग संधि में विसर्जनीय स सूत्र लगता है। क्योंकि स स्लेट वाला न तो ष्टुत्व संधि में आता है न ष्टुत्व में आता है, उसको बकायदा परिवर्तन होता है, स को श बन जाता है, यह स को श षटकोण वाला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर स स्लेट वाला आ रहा है तो उस परिस्थिति में हमको विसर्जनीय स संधि करके आना है। फिर आता है आगे की संधि, जैसे जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार की अतोर और प्लुताद प्लुते एक सूत्र बनता है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। वैसे आपके सूत्र वगैरह ऐसा मैं बोल भले ही रहा हूँ बड़ी कक्षा के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके पूछे नहीं जाएंगे। आपको इसको उत्व संधि, उत्व विसर्ग संधि के नाम से जानना है, उत्व विसर्ग संधि के नाम से जानना है। इसमें क्या होता है, अ विसर्ग अ, अगर ऐसा सीक्वेंस बनता है तो उस परिस्थिति में यह संधि होती है। यानी कि प्रथम वर्ण में जैसे मान लो क लिखा है, क, ठीक है, अयम, कौन यह, इसका अर्थ बनता है। तो यहाँ पे अब जानते हैं इसके टुकड़े करेंगे तो क व्यंजन है, उसमें अ है, फिर विसर्ग आ गया और फिर अ आ गया। तो ये परिस्थिति जब बनती है तो इस प्रकार से शब्द दिखेगा, को अयम। तो हम अपने को क्या देखना है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और एस वाला अ, ये जहां पर भी दिखे आपको उत्व विसर्ग संधि करनी है। आपको ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है, आपको केवल ये देखना है ओ की मात्रा के बाद में हस्व अ हो, इसको हस्व अ बोलते हैं, ड जैसा दिख रहा है लेकिन यह हस्व अ कहलाता है संस्कृत में, छोटा अ जिसको बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार की परिस्थिति जहां पर भी दिखे वहां पर आपको उत्व विसर्ग संधि करके आना है। जैसे इसके और भी उदाहरण देखते हैं। को अपि, को अयम, ठीक है। इसी प्रकार से देवो अधुना, देवो अधुना, ये एस वाला है, देवो अधुना, ओ के बाद में अ, को के बाद में अ, को के बाद में अ, रामो वदत, रामो वदत, रामो वदत, तो राम अवदत था, विसर्ग अ विसर्ग बन रहा था, रामो अवदत, रामो अवदत, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से जहां पर भी हमको ओ के बाद में अ, ओ के बाद में अ, ओ के बाद में अ, इस प्रकार से जहां पर दिखता है तो वहां पर हमको उत्व विसर्ग संधि करके आनी है। और इसका सूत्र होता है विसर्जनीय यस्य स,
उसके पश्चात जहां पर विसर्ग को र हो जाता है उसको रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। रुत्व विसर्ग संधि। इन सभी संधियों को मैं पुनः बोल रहा हूं कि मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। यदि आपको यहाँ पे शॉर्टकट की में आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को भी जाकर आपके पास समय हो तो देख सकते हैं। जहाँ पर विसर्गों को र होता है वहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। जैसे और हाँ, इसमें आपको लगे तो परिभाषा बता देता हूँ। यदि अ या आ पूर्ववर्ती शब्द के अंत में नहीं हो, उसके पश्चात में ई उ इस प्रकार से कुछ हो तो वहां पर विसर्ग को र हो जाता है, उसको बोलते हैं ऋतु विसर्ग संधि। जैसे हरि धन अवदत, तो यहाँ पर देखिए हरि का ई आया, उसके बाद में विसर्ग आया, उसके बाद में अ आया, तो इस विसर्ग को र हो जाएगा। तो क्या होगा? हरिरवदत, हरिरवदत। तो ये विसर्ग के स्थान पर र लिखा गया, अ इसको अस्मि मिल गया, इसीलिए यहाँ पर र दिख रहा है, र पूरा दिख रहा था, हरिरवदत हो गया। अगर ऐसा होता कि जैसे हो सकता है कि उसका अर्थ निकले नहीं निकले, आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ खाली। जैसे हरिह बदती ऐसा लिखा हुआ है, तो उस परिस्थिति में चूंकि आगे व्यंजन है तो इस प्रकार से यह र की रकार हो जाएगी, हरिर बदती, यह र की रकार ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर भी ऋतु विसर्ग संधि ही है। तो जहां पर विसर्ग को र हो जाता है वहां पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। उसके कोई भी दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं। तो विसर्ग को र होने की स्थिति में ऋतु विसर्ग संधि कहलाती है। इससे आगे की संधि आप देखते हैं रोरी। रोरी में क्या है? र के पश्चात में र आ जाता है, उसको एक र का लोप हो जाता है, उसको कहते हैं रोरी। रोरी पदांत र के पश्चात में र को र आने पर एक र का लोप हो जाता है। जैसे अंतर धन राष्ट्रीय ऐसा लिखा हुआ है, एक र के पश्चात में दूसरा र आया तो होगा क्या कि एक र का लोप हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में होगा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन यह तो संधि का एक भाग है। ऐसा होते ही एक दूसरा सूत्र लगता है, उसको बोलते हैं ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। दीर्घो अण, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ये सूत्र लगता है। ये सूत्र क्या काम करता है? ये सूत्र ये काम करता है कि जहां पर रोरी संधि लगी है, यानी कि र का लोप हुआ है किसी भी कारण से, तो वहां पर उसके पूर्ववर्ती, उसके पहले वाला जो अकार होता है वह आकार होता है। अ को आ हो जाएगा, ई को बड़ी ई हो जाएगी, उ को बड़ा उ हो जाएगा, यानी कि दीर्घादेश हो जाएगा। उससे पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घादेश हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर धन राष्ट्रीय था तो एक र का लोप हुआ, तो शुद्ध शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ये अक्सर आपकी परिभाषा में पूछा जाता है कि शुद्ध वर्ण है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द अंतरराष्ट्रीय होता है, न कि अंतरराष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय। अंतर धन राष्ट्रीय था, उसको रोरी संधि हुई। र के पश्चात र आने पर पूर्ववर्ती र का लोप हो जाता है। पूर्ववर्ती र का जहाँ पे लोप होता है वहां पे ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र लगता है, और वहां पर उस पूर्ववर्ती र जहाँ पे लोप हुआ उससे पहले वाला जो अक्षर होता है उसको दीर्घादेश हो जाता है। जैसे अ होगा तो वहां पे आ लिखा जाएगा, ई होगी तो बड़ी ई लिखी जाएगी, उ होगा तो बड़ा उ लिखा जाएगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया, अंतर धन राष्ट्रीय था तो अंतरराष्ट्रीय बना, अंतरराष्ट्रीय से सूत्र लगा तो अंतरराष्ट्रीय बना। तो मूल रूप से अगर आपको अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ जाए तो वहां पर अगर पूछे अगर कोई शब्द सही है या गलत है, ऐसा कुछ पूछ ले तो अंतरराष्ट्रीय शब्द सही है। और वहां पर रोरी संधि क्या है? बिल्कुल सरल संधि है, र के बाद पश्चात में र आने पर एक र का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने
संधियों की कुछ ट्रिक्स देखे और हमने शॉर्टकट रूप से जाना कि किस प्रकार से हम संधि को पहचानेंगे। फिर आपके गद्यांश आते हैं। गद्यांश में आपको पूछा जा सकता है कि कर्तृवाचक शब्द कौन सा है, यानी कि कर्ता कौन सा उसमें, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें कर्म कौन सा है, या विशेषण कौन सा है, या विशेष्य कौन सा है, या फिर क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रश्न उस पैराग्राफ में पूछे जाते हैं, पूर्व में भी पूछे गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूँ। संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, पंखा, पुस्तक, कलम, वृक्ष। इस प्रकार से जिस किसी का नाम हो जिसको हम किसी से पहचानेंगे वो संज्ञा होगी। जैसे ना मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है कि मोहन काली साइकिल से विद्यालय तीव्र गति से जाता है। अब यहाँ पर पूछा कि संज्ञा क्या है, तो हम उसको कहेंगे मोहन। कर्तृवाच्य क्या है, तो भी मोहन, क्योंकि कर्ता की सूचना कौन दे रहा है, मोहन है, तो कर्ता है, मोहन हो गया। अब ऐसा पूछा कि इसमें किसी शब्द के बारे में पूछ लिए, 4 ऑप्शन दे दिए आपको और कहा कि इसमें विशेषण कौन सा है। काली विशेषण है, साइकिल विशेषण है, विद्यालय विशेषण है, कि गति विशेषण है, कुछ है। तो हमको विशेषण को कैसे पहचानना है, जैसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे बोलते हैं रमेश बोला, ये हुई संज्ञा, लेकिन संज्ञा का विशेषण क्या हुआ, गोरा रमेश, या श्याम वर्ण श्याम रमेश। या फिर गाय के बारे में पूछा, कृष्णः गायः, या फिर कृष्णः धेनुम। गाय है तो वो क्या हुआ, संज्ञा, लेकिन काली गाय है तो काली क्या हुआ, विशेषण, और उस समय वो गाय क्या हो गई, विशेष्य। ठीक है, जैसे हम देखते हैं विशेषण विशेष्य के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो उसी के बारे में आपको बताऊं। पहले तो जैसे गाय, जब उसकी गाय की बात हुई तो उसको गाय को गाम भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं। ठीक है, तब गाय हो गई तो ये हुई संज्ञा। लेकिन ऐसा हो गया कि कृष्ण धेनु या फिर कृष्ण गा, तो उस प्रकार से काली गाय हुआ, तो उस समय उसने पूछा विशेषण कौन सा है, तो कृष्ण यानी कि काली, और विशेष्य कौन सा है, तो ये गाय उस समय भले संज्ञा है, लेकिन वहां पर विशेषण विशेष संबंध होने की वजह से वो गाय विशेष्य हुई, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताया है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। उसके पश्चात जैसे अगर पूछ लिया सर्वनाम कौन सा है, तो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं, जैसे हम बोलते हैं, पहले तो अपन ने वाक्य में बोला कि रमेश विद्यालय जाता है, फिर दूसरे वाक्य में वहाँ पर बताया कि वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, तो वह किसके लिए आया, रमेश के लिए आया, यानी कि रमेश के स्थान पर वह शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो जहाँ पर संज्ञा शब्द के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यानी कि तद सर्वनाम, सह तवते, जैसे यह यानी कि इदम सर्वनाम या एतत् सर्वनाम, कौन यानी कि कह सर्वनाम, कह कौ के। इस प्रकार से जो वर्ण शब्द होते हैं
वे सर्वनाम कहलाते हैं। कि वह गया, यह आया, सह गच्छति, यह आया, तो इदम सर्वनाम का उपयोग हुआ। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो भी यह, वह, किस, जिस वगैरह ऐसा कुछ भी हुआ तो वह सर्वनाम शब्द है। फिर आता है कर्म। कर्ता जिसको अभिष्ट रूप से करना चाहता है वह कर्म कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन वो कर्म क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ना, तो पुस्तक कर्म हुआ। अब क्रिया क्या हुई? चलना, फिरना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, धोना, हंसना, ये सभी जो हलचल वाले, जिसको कर्ता से जिसका सीधा संबंध होता है वह क्रिया कहलाती है। और क्रिया की कोई विशेषता होती है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दौड़ता है, तीव्र गति से दौड़ता है तो क्रिया विशेषण हुआ। इसी प्रकार से जैसे बोलता है, गाता है, उच्च स्वर से गाता है, तो वह उस बोलने का एक प्रकार से विशेषता हो गई कि वो किस प्रकार से बोलता है, तो वो क्रिया विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से हमको ऐसा हम करके आ सकते हैं। फिर आता है शब्द रूप। शब्द रूप को हमको कठिन विषय लगता है कि यार के शब्द रूप बहुत कठिन है, हम कैसे करके आएंगे वगैरह। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जिससे हम शब्द रूपों को पहचान सकते हैं, उसकी विभक्तियों को पहचान सकते हैं। ऑल ओवर तो ऐसा है कि शब्द रूप हमको याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक उन शब्द रूपों को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने उदाहरण के लिए लिख रखा है, राम शब्द लिखा, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम्, रामे, रामयोः, रामेषु। उसके बाद तो संबोधन आता है। वैसे ये आपको बता दूं मैं, ने, दूसरी लाइन को की, तीसरी द्वारा की, चौथी के लिए की, पांचवी से पृथक होकर की, छठी काके की और सातवीं में पर पे की लाइनें। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन किसी को बुलाने के लिए होता है। तो इसमें कॉमन क्या होता है ये बताने के लिए मैंने शब्द रूपों को लिखा है। वैसे आपको अगर अनुवाद सीखना है तो इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने अनुवाद से संबंधित 2 बड़े वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुवाद एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ता है और सीखना पड़ता है। हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको शुरू से सीखना पड़ता है, लेकिन चूँकि परीक्षा का समय है, आपके पास भी समय कम होगा, इस वजह से मैं आपको केवल शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि किस प्रकार से विभक्तियों को आपको पहचानना है। देख लीजिए, कोई भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द, भ्याम, भ्याम, भ्याम अगर कहीं पर भी आ जाए तो वह तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन के अलावा कोई नहीं हो सकता। उसमें से आपको अगर मान लीजिए पैराग्राफ आया है तो उसमें आपको ये देखना है कि ये से द्वारा का अर्थ निकल रहा है, के लिए का अर्थ निकल रहा है, या फिर से पृथक होकर यानी कि किसी चीज़ से अलग होने का अर्थ निकल रहा है। यदि आप ये देखते हैं तो आप वो विभक्ति निकाल सकते हैं कि कौन सी विभक्ति है। तो वो तृतीया द्विवचन,
चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन होगा, चाहे कोई सा भी शब्द हो, चाहे वो इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, तकारांत हो, जकारांत हो, चाहे आकारांत हो, चाहे अकारांत हो, कोई सा भी शब्द हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, जहाँ पर आपको व्याम 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 दिखता है वहाँ पे तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन होगा। इसी प्रकार से व्यव्य जहाँ पर आपको दिखता है व्यव्य, व्य विसर्ग व्य विसर्ग, चाहे कोई सा भी शब्द हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई सा भी शब्द हो, वहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति बहुवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन लिख कर आना है। यह ऐसा ही होगा चाहे कोई सा भी शब्द हो, कुछ कॉमन बातें हैं ये। फिर अयोह अयोह, यहाँ पर विसर्ग और अ की मात्रा, विसर्ग और अ की मात्रा और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा उससे पूर्व विसर्ग, उससे उसके बाद में विसर्ग और उससे पूर्व अ, इस प्रकार की सीक्वेंस अधिकतर शब्दों में मिलती है, अधिकतर शब्दों में। तो जहाँ पर ऐसा आ जाए तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन बनेगा, जैसे रामयो, जैसे लतयो, जैसे रामयो, राम शब्द का है, षष्ठी विभक्ति मान लो द्विवचन है तो रामयो। इसी प्रकार से आकारांत में जाते हैं तो भी हरयो, लतयो हो गया, रमयो हो गया। इसी प्रकार से हम हरि शब्द में जाते हैं तो हरो हरियो ऐसा लिखा जाता है। हल्का सा आपको रूप थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा लेकिन होगा ऐसा ही। इसी प्रकार से नाम, नाम जैसे रामाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ, ये क्या है पुल्लिंग अकारांत। लता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ लेकिन कौन सा, आकारांत शब्द, ठीक है। हरिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ लेकिन इकारांत शब्द। इसी प्रकार से रामेशु, शु षटकोण वाला होता है पुल्लिंग में, और लता सु स्लेट वाला होता है स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपने को देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर कोई भी पुल्लिंग शब्द होगा उसमें न अक्सर देखने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ पे रामायण है, ठीक है, तो हरि शब्द है तो हरिणा, आ की मात्रा हो जाए थोड़ा सा बदल जाता है हालांकि, लेकिन अक्सर इसमें ये समानता मिलती है। तो बहुत सारे शब्द, जितने भी शब्द होंगे उसमें तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन समान होते हैं, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन समान होता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान होता है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगभग लगभग समान होता है। चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी विभक्ति भी लगभग समान होती है दूसरे शब्दों में, अकारांत को अगर छोड़ दिया जाए तो। जैसे हम कोई सा भी दूसरा शब्द बोलते हैं, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्यम लताभ्य, लताये लताभ्यम लताभ्य, लता लताभ्याम लताभ्य, फिर लता, तो यहाँ पे पंचमी और षष्ठी दोनों में एक ही प्रकार की विभक्ति है। तो इस प्रकार से दूसरे भी शब्द होंगे उसमें पंचमी और षष्ठी की विभक्ति एक जैसी होगी, तो आपको उस शब्द को याद करने में भी आसानी रहेगी और उसको पहचानने में भी आसानी रहेगी कि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन हो सकता है या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन हो सकता है। अक्सर आपको जो पूछा जाता है वो तृतीय विभक्ति अक्सर पूछी जाती है, तृतीय विभक्ति का एक वचन पूछा जाता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन पूछा जाता है किसी भी शब्द का, या फिर आपको तृतीय विभक्ति बहुवचन पूछा जाता है किसी भी शब्द का, या द्वितीय विभक्ति एक वचन पूछा जाता है किसी भी शब्द का, या पंचमी विभक्ति एक वचन पूछा जाता है किसी भी शब्द का। ये 4-5 जो विभक्तियां हैं उनके शब्द अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि इनसे थोड़ी सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, इसीलिए इन शब्दों को पूछा जाता है किसी भी शब्द का हो। तृतीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन को भी ले सकते हैं हम, तृतीय विभक्ति बहुवचन को भी ले सकते हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और पंचमी विभक्ति एक वचन। इनको अधिकतर पूछा जाता है चाहे कोई सा भी शब्द हो। अब शब्द रूप से आगे हम आते हैं, धातु रूप की तरफ बढ़ते हैं। अब धातु रूप में आपको, धातु रूप थोड़ा विस्तृत विषय है यूँ कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में यूँ तो ऑथेंटिक रूप से 10 धातुएं हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से परस्मैपदी की 5 धातुएं और आत्मनेपदी का 1 लकार है। तो परस्मैपदी के बारे में आपको बता दूं, वहां पे परीक्षा में आपको वर्तमान काल का रूप होगा ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वहां पे पूछा जाएगा लट लकार।
तो वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? लट लकार। इसी प्रकार से भूतकाल को क्या बोलते हैं? भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार, लंग लकार। भविष्य को क्या बोलते हैं? भविष्य को ऋट लकार, ऋट लकार। ठीक है। इसी प्रकार से विधिलिंग को क्या बोलते हैं? विधिलिंग को, चाहिए को बोलते हैं विधिलिंग। चाहिए का जहां पर अर्थ देना हो उसको बोलते हैं विधिलिंग लकार, विधिलिंग। और आज्ञार्थक, आज्ञा देने वाला जो लकार होता है आज्ञार्थक, उसको बोलते हैं लोट लकार, लोट लकार। तो आपको वहां पर परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा, लकार पूछे जाएंगे, जैसे लट लकार का रूप बताइए, लट लकार का एक वचन, या फिर लंग लकार का रूप बताइए, लट लकार का रूप बताइए, विधिलिंग का रूप बताइए, या फिर लोट लकार का रूप बताइए। आपको वहां पे काल नहीं बोला जाएगा, वर्तमान, भूत, भविष्य, आज्ञार्थक ऐसा नहीं बोला जाएगा, सीधा लकार पूछा जाएगा। एक तो ये। और दूसरा आपको बताऊं कि कुछ धातुएं अक्सर पूछी जाती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसी शॉर्टकट की देखते हैं कि हम किसी भी लकार को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे वर्तमान काल, मान लो लट लकार लिखा हमने, लट लकार, ये हुआ वर्तमान काल। आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं वर्तमान काल, ऐसा लिखा हुआ मान लो। तो मान लो पठ धातु है, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पहली बात तो आपको ये बता दूं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, किसी भी लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 लाइनें मिलती है। ठीक है। अब और 9 शब्द मिलते हैं। उन 9 शब्दों में वैसे तो प्रत्यय भी फिक्स होते हैं। तीत, जैसे टिप प्रत्यय होते हैं, टिप तस जी, सिप थस थ, मिप बस मस, ये आपको हो सकता है पूछा नहीं जाए, इसीलिए मैं इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। वैसे इसके बारे में भी मैंने विस्तृत वीडियो डाला था। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसके जो विसर्ग होते हैं, इसके जो विसर्ग होते हैं वो विसर्ग एल शेप में बने हुए होते हैं। वर्तमान काल के ये एल शेप बनने का, किसी को कंफ्यूजन हो कि हमको विसर्ग कहाँ लगाना है, तो ये कोई श्रृंगार की बिंदिया नहीं है, इनका विशेष महत्व होता है। इनका ह अर्थ निकलता है, स को ह हो जाता है, ये अलग बात है। तो एल शेप बनता है। एल शेप में हमको लट लकार में विसर्गों की रचना करनी है। तो पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। अब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो उस समय क्या ध्यान रखते हैं, उस समय मैं आपको एक शॉर्टकट सूत्र बताता हूं जो हिंदी में आपको काम करेगा अगर आपने उसको ध्यान से देखा। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया, नहीं बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अनुसरण करके आप किसी भी वाक्य की क्रिया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का चयन आराम से कर सकते हैं। एक वचन तो जो होगा वो एक होगा, वो एक वचन। अगर 2 होंगे तो द्विवचन, और बहुत सारे होंगे तो बहुवचन। अब इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन इसका सूत्र क्या है, उसके लिए मैं, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब प्रथम। ये किसी भी
पुरुष को पहचानने की कला है। मैं उत्तम यानी कि अस्मद सर्वनाम। अस्मद सर्वनाम क्या होता है? अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। जहां पर भी अगर ऐसा आ जाए मैं पढ़ता हूं, तो अपने को क्रिया का चयन उत्तम पुरुष एक वचन से लेना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, मैं चलता हूँ अहम चलामि, मैं बोलता हूँ अहम वदामि, मैं खेलता हूँ अहम क्रीडामि। तो मैं उत्तम यानी कि मैं की लाइन क्या है? उत्तम पुरुष की लाइन है, मैं उत्तम। फिर इसी में द्विवचन होगा, हम दोनों खेलते हैं आवाम क्रीडावह, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम दोनों चलते हैं आवाम चलावह, हम दोनों देखते हैं आवाम आवाम पश्चावह। इस प्रकार से। और अगर ऐसा है कि ऐसा लिखा हुआ है हम सभी पढ़ते हैं वयम पठामह, बहुवचन इसीलिए, हम सभी देखते हैं वयम पश्यामह, हम सभी खेलते हैं वयम क्रीडामह, हम सभी दौड़ते हैं वयम धावामह। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो क्या हुआ? मैं उत्तम। फिर दूसरा आता है तुम मध्यम। तुम मध्यम यानी कि तुम सर्वनाम कौन सा होता है? युष्मद सर्वनाम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। तो जब भी ऐसा आ जाए कि युष्म सर्वनाम का कहीं पर भी वर्णन हो और उसकी क्रिया लगानी हो, आपको तुम मध्यम इस सूत्र का पालन करना है। यानी कि तुम शब्द जहां पर भी आ जाएगा वहां पर मध्यम पुरुष ही लगेगा। यानी कि तुम शब्द में यदि अगर ऐसा हुआ कि एक वचन है तो मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन है तो मध्यम पुरुष द्विवचन, और बहुवचन है तो मध्यम पुरुष बहुवचन। जैसे तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम खेलते हो त्वम क्रीडसी, तुम चलते हो त्वम चलसी, तुम दौड़ते हो त्वम धावसी, तुम बोलते हो त्वम वदसी, तुम दोनों बोलते हो युवाम वदथ, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथ, तुम दोनों खेलते हो युवाम क्रीडथ, तुम दोनों चलते हो युवाम चलथ। इसी प्रकार से तुम सभी पढ़ते हो यूयम पठथ, तुम सभी खेलते हो यूयम क्रीडथ, तुम सभी दौड़ते हो यूयम धावथ। इस प्रकार से आएगा। इसके अतिरिक्त कोई सा भी दुनिया का शब्द हो, चाहे वो कोई संज्ञा शब्द हो, राम, मोहन, सोहन, पुस्तक, कलम, श्यामपट, पंखा, घड़ी, टेबल, वृक्ष, कुछ भी हो, किसी का भी नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, कुछ भी हो, उसके लिए प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी सब प्रथम। जैसे राम पढ़ता है रामा पठति, वृक्ष बढ़ता है वृक्ष वर्धति, कलम जैसे वह दोनों पढ़ते हैं तो पठता। कोई सा भी सर्वनाम शब्द हो, ये दोनों पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर प्रथम पुरुष का इस्तेमाल। कौन पढ़ता है कह पढ़ती, कौन दोनों पढ़ते हैं कौ पठता, के कौन सभी पढ़ते हैं के पठंती। इस प्रकार से। इसी प्रकार से कृषक कृषि करता है, कृषक कर्षति, दो कृषक कृषि करते हैं, कृषकौ कर्षतः, सभी कृषक यानी कि बहुत सारे कृषक, बहुवचन का अर्थ दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत सारे कृषक कृषि करते हैं, कृषकाः कर्षन्ति। इसी प्रकार से मजदूर उठाता है, श्रमिकः वहति, दो मजदूर उठाते हैं, श्रमिको वहतः, सभी मजदूर उठाते हैं, श्रमिकाः वहन्ति। तो इस प्रकार से कोई सा भी शब्द हो, जैसे वृक्ष फलता है वृक्षम फलति, दो वृक्ष फलते हैं, वृक्षम वृक्षे, वृक्ष शब्द नपुंसकलिंग है तो वृक्षे फलतः, सभी वृक्ष फलते हैं तो वृक्षाः या फिर वृक्षाणि, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो फलंती। तो इस प्रकार से अस्मत् सर्वनाम के लिए उत्तम पुरुष, युष्मत् सर्वनाम के लिए मध्यम पुरुष, इसके अलावा कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी सर्वनाम हो, उन सभी के लिए प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं। यदि एक वचन होगा तो एक वचन का उपयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन का, और द्विवचन होगा तो द्विवचन का। आशा है मैंने आपको ये इससे संबंधित जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। फिर काल की बात करें तो
वर्तमान काल जैसे हमने अभी देखा, अब सभी काल बताना यहाँ पर संभव नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सेशन बड़ा हो जाएगा। वैसे भूतकाल है, भूतकाल में अ आगे होता है। जैसे हम देखते हैं वर्तमान काल में वदती चलता है तो उसमें अवदत चलेगा, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, उसमें विसर्ग एक ही जगह होता है, वो होता है मध्यम पुरुष एकवचन में, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदा, इस प्रकार से चलता है। फिर लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक जो होता है, आज्ञार्थक में कोई भी विसर्ग नहीं होता है, ठीक है। जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, उसमें कोई विसर्ग नहीं होता है। फिर विधिलिंग में एक ही मात्रा चलती है, पठेत, पठेताम, पठेयुः, यहाँ पर विसर्ग होता है बहुवचन में। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एकवचन में भी विसर्ग होता है। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम, इस प्रकार से। फिर जो हम देखते हैं लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है, ईशत प्रत्यय जुड़ जाता है और उसके रूप सेम वर्तमान काल की तरह ही होते हैं। विसर्ग भी एल शेप में ही लगता है उसका भी, बस उसमें ईशत प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे वर्तमान काल में क्या था, पठती था, उसमें पठिष्यति हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मैंने इससे संबंधित भी, लकार से संबंधित भी विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर डाल रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ जो परीक्षा के संबंध में उपयोगी हो। अक्सर आपको ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो थोड़े से अलग चलते हों। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लिट लकार है, लिट लकार में ईशत प्रत्यय जुड़ जाता है और वर्तमान काल की तरह ही उसके रूप वगैरह होते हैं, बस ईशत प्रत्यय होता है और विसर्ग वैसे होते हैं। तो आपने वो समझ लिया और आपने वो गलत रूप करके, वहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा था, आप गलत करके भी आ सकते हो। जैसे मान लो वस धातु है, वस यानी वस का अर्थ होता है रहना, वो भविष्य काल में कुछ अलग चलेगी। जैसे पठ धातु चलती पठिष्यति, वो वसिष्यति नहीं चलेगी, वो चलेगी वत्स्यति, 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 वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यतः, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामि, इस प्रकार से चलेगी। इसी प्रकार से जैसे पश्य, पश्य को का अर्थ होता है देखना, वो भविष्य काल में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, ऐसे चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यच्छ, यच्छ का अर्थ होता है देना, भविष्य काल में वो चलेगा दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। जैसे पीब यानी पीना, पीब यानी पीना, वो भविष्य काल में पीबी सती नहीं चलेगा, पास्यति चलेगा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यत, पास्यत, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उनको आपकी नोटबुक में, उनको आपके किसी मॉडल टेस्ट पेपर में या फिर कोई ऐसी बुक हो जिसमें धातु रूप दे रखे हों, तो उनमें आपको ये चयन करके निकालना है कि कौन कौन सी धातुएं थोड़े डिफरेंट वे में चल रही हैं। आपको उनको टिक करके उनको ध्यान में रखना है ताकि आप परीक्षा में सही करके आ सकें, क्योंकि अक्सर पूछा वही जाता है जो थोड़ा सा हट के हो। आपको सरल तो हलवा पूड़ी तो कुछ है नहीं जो सीधा दे देगा आपको, भाई पठ धातु के भविष्य काल के रूप लिखते हो, पठिष्यति हो जाता है। ये तो 6th क्लास के या 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी पूछा जा सकता है। तो 10th बोर्ड में तो स्पेशली थोड़ा सा अलग पूछेंगे, तो वो आपसे आशा करते हैं कि आप कुछ क्लिष्ट सवालों के भी जवाब दे सकें। तो इस प्रकार से आज हमने धातु रूप के संबंध में, शब्द रूप के संबंध में और साथ ही उसके पहले हमने संधि के संबंध में कुछ सीखा। बहुत सारा अभी तक भी मैटर बाकी है, जैसे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के संबंध में आपको मैं 5 मिनट के लिए बता दूं। अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको उसको पहचानना कैसे है। जैसे
जो भी विभक्ति उसमें दे रखी हो, आपको सबसे पहले उसके लिए किम सर्वनाम का याद होना आवश्यक है। किम सर्वनाम, किम सर्वनाम प्रश्नवाचक बनाने के लिए किम सर्वनाम का याद होना हमको आवश्यक होता है। किम कहते हैं किस, कौन, किन, ये जो भी शब्द होते हैं वो किम सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काव्याम, कैः, कस्मै, काव्याम, केभ्यः, कस्मात्, काव्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। इसी प्रकार के इसके स्त्रीलिंग भी रूप होते हैं, वो भी आपको आपकी नोटबुक में देखना है। उसके स्त्रीलिंग के रूप में यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। का, के, का, काम, के, का, कया, काव्यम, काव्य, कस्य, काव्यम, काव्य, कस्या, काव्यम, काव्य, कस्या, कयो, कसाम, कस्याम, कयो, कसो। इस प्रकार से इसके स्त्रीलिंग के रूप होते हैं। ये पुल्लिंग के रूप केवल मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर लिखे हैं, ताकि आप प्रश्नवाचक को बनाने में कोई गलती नहीं करें। जैसे आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर आपको विभक्ति का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप उस प्रश्न को बना सकते हैं। प्रथमा में होता है ने, दूसरा में होता है को, तीसरा में होता है द्वारा, चतुर्थी में होता है के लिए, ये कारक चिन्ह है, पंचमी में होता है से पृथक होकर, और षष्ठी में होता है काके की, और सप्तमी में होता है मे पर पे। अब इसमें क्या है कि जब हमको उत्तर मिलता है और प्रश्न बनाना हो, उसमें जो विभक्ति और वचन होता है, हमको प्रश्न बनाते समय क्या ध्यान में रखना है, विभक्ति वही होना चाहिए, वचन वही होना चाहिए, और वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग उसके अकॉर्डिंग ही हमको सर्वनाम शब्द का चयन करना है। जिससे वो ऐसा लिखा हुआ है, रामः विद्यालयम गच्छति, ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए। हालांकि इसमें अव्यय शब्द, समय सूचक वगैरह बहुत सारे इसमें भेद हैं, तो इसके लिए मैंने विस्तृत वीडियो भी डाल रखा है। जैसे वह शाम को जाता है, मान लो ऐसा है, तो वहाँ पे शाम पे अंडरलाइन दे दिया आपको, और आपको पूछा प्रश्न बनाओ इसका, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर अव्यय शब्द आएगा, कौन सा, समय सूचक, कदा, स कदा गच्छति, वह कब जाता है, वह शाम को जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिलहाल मैं आपको केवल इसका विस्तृत वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप चाहे जाके देख सकते हैं। इसको शॉर्टकट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, पहचानना कैसे बता रहा हूँ। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति ऐसा लिखा हुआ है, रामः विद्यालयम गच्छति ऐसा लिखा हुआ है, और अंडरलाइन इस पे आया, मान लो कि इसको अंडरलाइन करके दिया कि इसके आधार पर प्रश्न बनाओ। तो राम क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, तो अपने को किम सर्वनाम पुल्लिंग याद है तो अपन इस प्रश्न को बना पाएंगे। जैसे इसमें विभक्ति कौन सी है, रामः प्रथमा विभक्ति, और राम कितने हैं, एक हैं, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन किम सर्वनाम का क्या हुआ, पुल्लिंग का क, तो अपने को वहां पे क लिखना है, क विद्यालयम गच्छति, कौन विद्यालय जाता है, ये अपना रूप बन गया आराम से। इसी प्रकार से ऐसा आ गया कि विद्यालय पे
अगर अंडरलाइन आ गया तो विद्यालय में मान लो द्वितीय विभक्ति है, वह विद्यालय को जाता है, तो हमको अगर विद्यालय पर अंडरलाइन आया है तो विद्यालय में मान लो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, क्या है, तो उसके आधार पर उसी विभक्ति में किम सर्वनाम को हमको ढूंढ के लिखना है। तो ये उसका एक छोटा सा एक तरीका है कि इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक बना सकते हैं। जैसे मान लो स्त्रीलिंग आ गया, और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कहाँ, कहाँ के लिए आता है कुत्र, ये कुत्र का है कहाँ। अगर उत्तर में ऐसा लिखा हुआ है वह सह उदयपुरम गच्छति, ऐसा लिखा हुआ है और अंडरलाइन उदयपुर पे दिया और पूछा कि इसके आधार पर प्रश्न बनता है। तो उत्तर क्या है, अगर आपको उत्तर पता होगा तो आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे वह उदयपुर जाता है, इसका अर्थ पता है, तो अगर अंडरलाइन इस पे आया तो यह स्थानवाचक है। स्थानवाचक को बनाने के लिए अपने को कुत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स कुत्र गच्छति, यह अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द में विभक्ति नहीं लगती है। स कुत्र गच्छति, स उदयपुरम गच्छति। अगर इसी बजाय समय सूचक होगा तो हम समय सूचक के लिए कदा का उपयोग करेंगे। कदा यानी कि कब। वह सुबह व्यायाम करता है, वह कब व्यायाम करता है, सुबह व्यायाम करता है। अगर सुबह पे अंडरलाइन आया तो वह कब व्यायाम करता है, वह सुबह यानी कि प्रातः काल व्यायाम करता है। तो इस प्रकार से इस समय सूचक के लिए कदा और स्थान सूचक के लिए कुत्र का उपयोग होगा। इसी प्रकार से कोई भी विभक्ति लगी हुई हो, उस विभक्ति के आधार पर किम सर्वनाम उसी विभक्ति और वचन का हम लगाएंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे मान लो विद्यालय में सभी छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। संस्कृत में लिखा हुआ है विद्यालय छात्राः पठन्ति। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। मान लो विद्यालय पे अंडरलाइन आया, यहाँ विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो अपने को इसका प्रश्न बनाने के लिए सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे छात्रा लिखा हुआ है, बहुत सारे छात्र, तो छात्र पे अगर ऐसा, छात्रा पे ऐसा आ गया और प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है अपने को, तो छात्रा बहुवचन है, अकारांत पुल्लिंग है, तो अपने को अकारांत पुल्लिंग यानी कि किम सर्वनाम का पुल्लिंग का बहुवचन का इस्तेमाल करना है। जैसे विद्यालय का, विद्यालय के, पुल्लिंग की बात हो रही इसलिए के पठन्ति। विद्यालय में कौन पढ़ते हैं, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है। इसी प्रकार से विद्यालय में किसको पढ़ाया जाता है, विद्यालय में छात्र को पढ़ाया जाता है। मान लो विद्यालय में छात्र को पढ़ाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, तो विद्यालय छात्रम पाठयति, विद्यालय में छात्र को पढ़ाता है, ऐसा है। तो अगर छात्र पे अगर ऐसा है तो अपने को छात्रम क्या है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो द्वितीय विभक्ति एकवचन क्या हुआ इसका, कम। विद्यालय कम पाठयति, विद्यालय छात्रम पाठयति। इस प्रकार से जो विभक्ति यहाँ पर लगी हुई हो और अंडरलाइन दे रखा हो, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमको किम सर्वनाम का उसी विभक्ति और वचन का इस्तेमाल करना है और उसी लिंग का भी इस्तेमाल करना है। और अगर प्रश्नवाचक में स्थानवाचक हो तो स्थानवाचक संज्ञा का उपयोग करना है, और अगर समयवाचक हो तो समयवाचक अव्यय का उपयोग करना है। तो इसके संबंध में आपको और भी अधिक विस्तृत रूप से अगर प्रश्नवाचक को
समझना हो और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट रूप से बताया था आपको। यदि आपको और विस्तृत रूप से इनमें से किसी भी टॉपिक को पढ़ना है या कोई संशय बाकी रह गया है तो आप हमारे इस चैनल पर ही उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं उसके संबंध में बताने का प्रयास करूंगा। आगे के भाग में हम जो और भी कोई टॉपिक रह गए हैं उनकी बात करेंगे। साथ ही आगे के भाग में मैं आपको ये बताऊंगा कि श्लोक की व्याख्या कैसे करते हैं और नंबर को ज़्यादा कैसे लाया जाता है श्लोक के माध्यम से। यदि श्लोक है तो श्लोक के माध्यम से किस प्रकार से हम उस श्लोक को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि श्लोक का अर्थ तो कोई भी लिख कर आ जाएगा, लेकिन उसका केवल अर्थ लिख देने से आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उस अर्थ के साथ में आपको व्याख्या, उसके साथ में विशेष, उसके साथ में व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और व्याकरणात्मक टिप्पणी को मैं आपको आसान ढंग से निकालने के लिए बता दूंगा। आप कोई भी आराम से उसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणियों को 4-5 व्याकरणात्मक टिप्पणियों को आराम से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार हम ये भी देखेंगे। फिर जो गद्य आते हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस गद्यांश में से अपने को प्रश्नों को कैसे हल करना है ये भी अगले पार्ट में अपन सीखने वाले हैं। तो मेरी बात को इतने ध्यान से आपने प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।